नमस्ते भैया बहन, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त की कविता उद्बोधन पढ़ी थी। इस वीडियो में हमने कविता का वाचन किया था, साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त के विषय में भी जाना था। आज की इस वीडियो में हम लोग कविता का भावार्थ जानेंगे, साथ ही साथ शब्दार्थ भी जानेंगे। कविता इस तरह है। संसार की समर असली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, बरबीन बढ़कर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। यहाँ समर असली का अर्थ युद्ध भूमि है। निज इष्ट पथ यानी अपना लक्ष्य, मृतक सम मरे हुए के समान। कवि की दृष्टि में यह संसार जो है वह युद्ध भूमि के समान है। युद्ध भूमि में जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक हम विजय हासिल नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह इस संसार में अनेक समस्याएं हैं और उन समस्याओं से हम तभी उबर सकते हैं जब हमारे अंदर धैर्य की भावना हो। हमारे लक्ष्य में अनेक बाधाएं हैं, उन बाधाओं से हमें डरना नहीं है बल्कि उससे जूझना है। हमें निराशावादी बनकर सिर्फ आह नहीं भरना, यह तो मरे हुए के समान है, बल्कि हमें तो श्रेष्ठ वीर बनकर अपनी संकटों को स्वयं हरना है। हमें भाग्यवादी नहीं बल्कि पुरुषार्थी बनना है। आगे है। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी भी आता नहीं। उद्यम का अर्थ होता है श्रम, भाग्य का अर्थ होता है भाग्य, किस्मत। पौरुष का अर्थ होता है पुरुषार्थ, यानी जो पौरुष मेहनत हम करते हैं वह हमारा पौरुष है। पुरुष शब्द से पौरुष शब्द का निर्माण हुआ है। कवि ने यहाँ बताया है कि हमें भाग्यवादी नहीं बल्कि पुरुषार्थी बनना है। अपनी बाजुओं के बल पर मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। कवि ने इसके लिए उदाहरण दिया है कि सामने यदि भोजन रखा है और उसे अपने हाथों से अपने मुख में नहीं डालेंगे तो हमारा पेट नहीं भर सकता। ठीक उसी तरह संसार में सारे संसाधन भरे हैं, जब तक हम श्रम नहीं करेंगे तब तक वो संसाधन हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे। आगे है। रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। इन पंक्तियों में कवि ने भारतवासियों को यह कहा है कि जब तक हमारी एकता नहीं होगी तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। चूंकि उस समय भारत जो था वो गुलाम भी था, आज़ादी प्राप्त करना भी हमारा जीवन का लक्ष्य था। और यह एकता कैसे स्थापित होगी, तो कवि ने कहा है कि मन का मिलन ही मिलन है। तो यह मन का मिलन कैसे होगा? यह मन का मिलन आपसी सद्भाव से होगा, हमारे सद्गुणों से होगा। त्याग, प्रेम, करुणा, दया इत्यादि गुण यदि हमारे अंदर होंगे तो हमारा हृदय से हृदय मिलेगा और तभी हमारे अंदर एकता स्थापित होगी। आगे की पंक्ति है। जलदीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है। क्या हम जरों से भी जगत में गए हैं बीते नहीं, हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। जड़ का अर्थ होता है निर्जीव, जिसमें प्राण नहीं है। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। संताप का अर्थ होता है कष्ट। कवि ने यहाँ त्याग की, परोपकार की भावना पर बल दिया है। मानव का यह स्वभाव होता है कि वह स्वार्थी होता है, स्वयं सुख भोगना चाहता है लेकिन दूसरे को वह दुख पहुँचाने में देरी भी नहीं करता। तो उसमें भारतवासियों का यह स्वभाव बन गया था। वे सिर्फ अपने हित का ख्याल रख रहे थे, दूसरे का हित का ख्याल नहीं रख रहे थे। और जीवन में हमें सफलता तभी मिलेगी
जब हमारे अंदर त्याग की भी भावना हो, यानी अपने साथ साथ हम दूसरों का भी भला चाहिए। कवि ने इसी भावना पर यहाँ बल दिया है और इसके लिए हमें दीपक का उदाहरण दिया है। हम लोग देखते हैं कि दीपक जलता है, लेकिन वह हमें प्रकाश देता है, इसके लिए कष्ट स्वयं सहता है। बाती, तेल सब कुछ जल जाता है और हमें प्रकाश मिलता है। वह अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, लेकिन दूसरे को प्रकाशित करता है। तो कवि ने यह कहा है कि क्या हम दीपक से भी बीत गए हैं, गए गुजरे हैं? वह तो निर्जीव है, फिर भी उसके अंदर परोपकार की भावना है। तो क्या हम उससे भी गए गुजरे हो गए हैं? नहीं, हमारा तो अतीत गौरवशाली है। मानव कभी ऐसा, भारतवासी कभी ऐसे नहीं थे। उनके अंदर परोपकार की भावना थी और यही कारण था कि वो विश्व गुरु कहलाए। तो हमें उस गौरव को भूलना नहीं है। आगे है, हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। कवि ने यहाँ कहा है कि मानव को बदले हुए समय के अनुसार स्वयं को बदल लेना चाहिए, तभी वो विकास कर सकता है। यदि हम नाव चला रहे हैं और हवा के विपरीत दिशा में चलाएंगे तो वो हमारी नाव कभी नहीं चल सकती, वो डगमगा जाएगी। ठीक उसी तरह नए विचार, नए आयाम, नए सभ्यता और संस्कृति के अनुसार हमें भी अपने को भी बदल लेना चाहिए। पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाना चाहिए, तभी हम विकास कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व की सभी बातें जो हैं वह जो है वो प्रभावशाली वर्तमान समय में नहीं हो सकती है। बदलता रहता समय उसकी सभी घातें नहीं, कल काम में आती नहीं है आज की बातें कई। है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो, तब ठीक वैसा ही हमारी कार्य कीर्ति का ढंग हो। यहाँ भी बदलते परिवेश का ही वर्णन कवि ने किया है और समय परिवर्तनशील है, तो हमारे विचार भी उसी के अनुसार बदल जाना चाहिए। मान लीजिए कि अभी ठंडी का मौसम है और इस ठंडी के मौसम में हम गर्मी के मौसम के अनुसार वस्त्र पहने, खान पान रखे, तो ठंडा हमारे ऊपर प्रभावी होगा ही, हावी होगा ही, हमारी तबीयत खराब होगी ही। तो बदलते समय के अनुसार हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। कवि ने इस संदर्भ में कहा है कि नित्य नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, नए विकास के आयाम आ रहे हैं, संसाधन आ रहे हैं, नए ज्ञान आ रहे हैं, उन्हें हमें अपनाना चाहिए। आगे की पंक्ति है, प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। अब तो उठो, क्या पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में, सुख दूर जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में। यहाँ अपूर्व यानी जो पहले की बात है, और कवि ने यहाँ बताया है कि प्राचीन बातें जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, लेकिन हमेशा अच्छी ही हो यह बात झूठी है, मिथ्या है। चाहे बात वो प्राचीन हो चाहे नवीन, यदि रूढ़ियों से जकड़ी हुई हो, बुरी हैं, तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए। किसकी तरह? तो हंस के जैसा। हंस क्या होता है? तो जल और पानी दोनों को मिश्रित करके दे दिया जाता है तो वो दोनों को अपनी बुद्धिमानी से अलग कर देता है। ठीक उसी तरह चाहे वो नवीन विचार हो चाहे प्राचीन विचार हो, यदि वह हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए, और जो विचार हमारे विकास में सहायक है उसे अपनाना चाहिए। यानी जैसी अवस्था है वैसी ही व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए।
खासकर उस समय विज्ञान के नित्य नए नए आविष्कार आ रहे थे, तो कवि का यह कहना था कि हम प्राचीन बातों को स्वीकारना है, लेकिन जो नवीन आविष्कार हो रहे हैं उन आविष्कारों को भी अपनाना है। यानी नए सोच, नए विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है, तभी हम अपना विकास कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का यह अर्थ है कि हमें बदले हुए परिवेश के अनुसार अपने विचार, अपने कार्य सभी को ढाल लेना चाहिए, तभी हम जीवन में विकास कर सकते हैं। यानी कवि ने पूरी कविता में भारतवासी जिनके अंदर निराशा की भावना आ गई थी उसे उत्साहित कर रहा है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह जो लक्ष्य नए विचार के अनुसार हमें उद्यम करना है, लेकिन कैसे उद्यम हमें करना है? बदले हुए समय के अनुसार हमें पुरुषार्थी बनना है। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। हमें अपना विकास करना है, बदले हुए समय के अनुसार हमें अपनाना है, उद्यम करना है, नए विचार, नए आयाम के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह उद्बोधित करते हुए कवि ने भारतवासियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। उनके अंदर जो उत्साह सोया है उस उत्साह को जगाने का प्रयास किया है। यानी समयानुसार चलकर ही हम अपने विकास पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, विजयी हो सकते हैं। इसी की प्रेरणा कवि ने इस उद्बोधन कविता में दी है। आशा है आपको भावार्थ